तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी थर्ड टाइप ऑफ रेशियो, दैट इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी मींस जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है डेली हमारे बिजनेस में ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। टर्नओवर मतलब उसको कन्वर्ट करना। सो दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू मेजर हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कंपनी को रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, मटेरियल एंड ऑल। तो इन रिसोर्सेज को कितना इफेक्टिवली मैनेजर्स आर मैनेजिंग, ये मेजर करने के लिए हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। These ratios are generally calculated on the basis of revenue from operations। क्यों? क्योंकि revenue from operation is the best indicator कि how effectively resources are being converted into revenue, and these ratios are calculated in times। तो सबसे पहली रेशियो हमारे पास यहाँ पे है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक होता है। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू सेल्स ऑन टाइम। So this ratio establishes relation between cost of revenue from operations and average inventory kept during the year। तो यहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रिलेशनशिप बताती है कोस्ट ऑफ रेवेन्यू का विद एवरेज इन्वेंट्री। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? कोस्ट ऑफ रेवेन्यू या फिर कोस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एंड दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कोस्ट एंड एवरेज इन्वेंट्री। ये क्या डिटरमाइन करता है? इट एम्स टू डिटरमाइन the efficiency with which inventory is being used या how quickly stock और inventory converted into sales। मतलब इस रेशियो से कंपनी ये जान सकती है कि एक ईयर में कंपनी ने कितने टाइम में इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट किया है। अगर सेल्स में उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इन्वेंट्री को, तो डेफिनेटली वहां पर एफिशिएंसी लेवल जो है मैनेजमेंट का वो काफी डाउन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मींस कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या कॉस्ट लगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, या तो हमारे पास नेट सेल्स हो, रेवेन्यू हो, उसमें से हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, आ जाएगा कॉस्ट रेवेन्यू। और फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। और भी हमारे पास है जैसे कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोज परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये रहेगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास इन्वेंट्री के दो अमाउंट रहेंगे, एक ओपनिंग और एक दूसरा क्लोजिंग। उन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। यहाँ इन्वेंट्री में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसलिए कैलकुलेट की जाती है ताकि हमें ये पता चले कि एक साल के दौरान जो स्टॉक है वो कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट हुआ। तो ये एफिशिएंसी लेवल को बहुत अच्छे से मेजर करा देती है। तो नोट में क्या है कि हायर रेशियो इज कंसिडर गुड, इट मींस क्विकली स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल, and lower ratio is considered bad because it shows inventory is not converted into sales quickly। तो ये रेशियो जितना ज्यादा रहती है उतना ही ज्यादा कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत जल्दी स्टॉक जो है सेल्स में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली वी कैन गेट द कैश अमाउंट इजीली। लो होगा तो स्टॉक जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको हम TRTR भी बोल सकते हैं। तो ये रेशियो हमें बताती है कि हमारे जो क्रेडिट रेवेन्यू से जो डेटर और BR हमने किए थे वो हमें एक साल के दौरान कितनी बार पैसा दे रहे हैं। सो हाउ क्विकली वी आर कलेक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम आवर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मींस आवर डेटर एंड BR। तो ये भी हमारे एफिशिएंसी लेवल को काफी बताता है कि भाई ये कंपनी कितना इजीली अपने डेटर से पैसा रिकवर कर लेती है ऑन टाइम। तो इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू मींस नेट क्रेडिट सेल्स और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ क्रेडिट रेवेन्यू मींस क्रेडिट सेल्स है, तो टोटल सेल्स अगर हमारे पास है तो उसमें से हम कैश सेल्स को माइनस कर देंगे और सेल्स रिटर्न को भी माइनस कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास दो चीजें हैं, डेटर प्लस BR। तो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR वो तो हो जाएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR वो हो जाएगा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो उन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 रहने वाला है।
और अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग या क्लोजिंग में से कोई एक ही रिसीवेबल है तो वही रिसीवेबल हमारे लिए एवरेज रहेगा, हम डिवाइड में 2 करके एवरेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन नहीं है तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजन ऑन डेटर विल नॉट बी डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जब हम ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेटर यहाँ माइनस होने वाला नहीं है। अब ये रेशो क्यों जरूरी है? दिस रेशो एम्स टू डिटरमाइन नंबर ऑफ टाइम्स द डेटर और बीआर आर टर्न्ड इनटू कैश इन अ ईयर, मतलब एक साल के दौरान डेटर और बीआर से हमें कितनी बार पैसा मिला। So it shows the speed with which the trade receivable are converted into cash and cash equivalent। अगर हमने सेल किया हुआ क्रेडिट पे तो डेफिनेटली कंपनी ये चाहती है कि टाइम पे पैसा आए डेटर से, तो ये उसे वो जानना चाहती है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से वो कैलकुलेट कर सकती है। और अगर कंपनी को ये जानना है कि कितना एवरेज पीरियड लगता है फॉर कलेक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द डेटर और बीआर, तो उसके लिए वो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट कर सकती है, जिसका फॉर्मूला है, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ डेज अगर ईयर्स है तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं और नंबर ऑफ मंथ और डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो इट बेसिकली शोज द टाइम टेकन टू कलेक्ट कैश फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। तो ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे कि हमें डेटर से पैसा कलेक्ट करना है वैसे ही हमें अपने क्रेडिटर और सप्लायर को पैसा पे भी करना है। सो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल ऑफ द ईयर। ये बताता है अप्रोक्सीमेट टाइम टू मेक पेमेंट ऑफ द ट्रेड पेबल विद इन अ ईयर। एक ईयर के दौरान फॉर हाउ मेनी टाइम्स वी आर पेइंग अमाउंट टू आवर ट्रेड पेबल, एंड दिस आल्सो शोज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द कंपनी। अगर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज हायर, इट मींस द कंपनी इज एबल टू मेक द पेमेंट टू द ट्रेड पेबल फ्रीक्वेंटली। तो ट्रेड पेबल में क्या क्या चीजें इंक्लूड है? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। हायर रेशियो इंडिकेट करता है शॉर्टर पेमेंट पीरियड और लो रेशियो इंडिकेट करता है लार्जर पेमेंट पीरियड। मतलब रेशियो अगर ज्यादा रहेगी तो इट मींस हम जल्दी पेमेंट कर देते हैं, और रेशियो कम रहेगी तो इट मींस हम पेमेंट काफी लेट करते हैं। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। यस, ट्रेड पेबल वर्ड कनेक्टेड है परचेजेस से, और कौन सी परचेज? क्रेडिट से, तो इसीलिए नेट क्रेडिट परचेज को हम ईपर रखेंगे और एवरेज ट्रेड पेबल से हम उसे डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वी आर मेकिंग पेमेंट टू आवर ट्रेड पेबल इन अ ईयर। अब यहाँ पर क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए टोटल परचेजेस होगा, जिसमें से कैश परचेजेस को माइनस कर देंगे, और अगर परचेज रिटर्न है तो वो भी माइनस कर देंगे। एवरेज ट्रेड पेबल हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकाला जा सकता है, अप्रोक्सीमेट टाइम टू मेक द पेमेंट, तो यहाँ पे 12 मंथ्स होगा या 365 डेज, और डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। वर्किंग कैपिटल द रेशियो व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस फॉर देयर डेली यूज टू मीट देयर डेली एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो द कंपनी आल्सो वांट्स टू नो अबाउट कि हाउ क्विकली और एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। तो वर्किंग कैपिटल का यूज करके रेवेन्यू कितना टाइम से जनरेट किया है, ये हमें पता लगेगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से। सो इट बेसिकली एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये डिटरमाइन करता है कि कितना एफिशिएंटली हम अपनी वर्किंग कैपिटल को कंपनी में यूज कर रहे हैं। बट वेरी हाई और वेरी लो रेशियो जो है वो कभी भी फेवरेबल नहीं रहती है, तो एक बैलेंस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर हमारे पास होना चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, या फिर अगर रेवेन्यू गिवन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को बेस मानेंगे और नीचे वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस क्रेडिट रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू माइनस सेल्स रिटर्न, और वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलिए अब बात करते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। ये लास्ट रेशियो है हमारी अकाउंटिंग रेशियोज के चैप्टर में। ये रेशियो हमारे प्रॉफिट के बारे में बताती है। ओवरऑल एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए या सक्सेस ऑफ द बिजनेस के लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहली रेशियो हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, एक हमारा ग्रॉस मार्जिन है ओवर द रेवेन्यू। तो ये रेशो बेसिकली रिलेशनशिप डिफाइन कर रही है ग्रॉस प्रॉफिट का विद रेवेन्यू। याद रखें यहाँ पर जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है हमारी, उनको निकालने के लिए हमारा जो बेस रहेगा दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं। इसीलिए जितनी भी प्रॉफिट वाली रेशियोज रहेंगी उनके लिए हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस मानेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेजर करता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन ऑर्डर टू कवर दी कोस्ट, क्योंकि सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम सीख के आए थे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री रहने वाला है। यहाँ पे ऐसा कोई आइडियल रेशियो नहीं है, जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। Second ratio in the profitability ratio is operating ratio, which can be also known as operating cost ratio. ओवरऑल बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस किए जाते हैं। तो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए स्मूथली एक ईयर के दौरान जो एक्सपेंडिचर होते हैं दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। सो दिस रेशियो मेजर द प्रपोर्शन ऑफ द एंटरप्राइजेस cost of revenue from operation and operating expenses in comparison to its revenue from operation. It means revenue from operation के कंपैरिजन में हमारा cost of revenue और operating expense का क्या proportion है। ये रेशियो जितना हाई रहेगा इट मींस हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट उतना ज्यादा हाई है। सो इट मींस हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है दैट विल बी वेरी लो। सो दिस रेशियो इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन that are absorbed by the cost of revenue from operations and operating expense. It means ये रेशियो हमें बता रही है कि हमारा ओवरऑल जो एक्सपेंस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर वो कितना है विद रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू। तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम रहने वाला है। सो लोअर द रेशियो बेटर इट इज फॉर द कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ ऑपरेटिंग रेशियो, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऊपर रहेगा जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, और नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू 100 कर दिया जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन प्लस बैड डेट्स। ऑपरेटिंग इनकम भी अगर है कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम जैसे ट्रेडिंग कमीशन है, कैश डिस्काउंट है, वो भी यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। अब एक है ऑपरेटिंग रेशियो दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, अब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या जिस आइटम में हम डील कर रहे हैं उस आइटम को बना के उसको मार्केट में सेल करके व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम ओनली आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो दिस रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट मींस यहाँ पे रिलेशन है रेवेन्यू का विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट का विद रेवेन्यू। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे नहीं कंसीडर की जाती है क्योंकि उससे पहले का ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आल्सो नोन एज ईबीआईटी या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत तरीकों से, कि हमारे पास अगर रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में से पहले कॉस्ट माइनस होगा फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट है तो सीधा उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कीजिए जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है और प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दीजिए। और अगर हमें नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट में जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो प्लस कर दिए जाएंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो प्रपोर्शन है वो 100 रहेगा डेफिनेटली, कि रेवेन्यू मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाली सेल्स, तो वो 100 है। अब उस रेवेन्यू को बनाने के लिए जो खर्चा है वो 80 है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, 20। तो याद रखें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो टोटल कंबाइन में 100% के इक्वल होती है। तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉफिट रेशियो है दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। इट मींस द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट
विद रिस्पेक्ट टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट मींस रेवेन्यू में से ऑल एक्सपेंसेस और अदर इनकम प्लस करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लास्ट रेशियो की तरफ आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। दिस रेशियो इज नोन एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, and this ratio is calculated by comparing the profit earned means the profit before interest or tax and the capital employed. It means कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो हमने अर्न किया वो हमारी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। इट मीन सपोज अगर हमने एक बिजनेस के टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एंड वी आर गेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 20,000, इट मींस हमारा वहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज 20%। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स होना चाहिए और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा तो टैक्स प्लस कर देंगे और इंटरेस्ट भी प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट यहाँ पे जो लिया जा रहा है वो इंटरेस्ट ऑन हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग रहेगा। अगर हम पीएटी प्लस टैक्स की बात करें तो वो पीबीटी रहेगा। तो पीबीटी में खाली अगर इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे तो तब भी हमारे पास पीबीआईटी आएगा। और ये पीबीटी डायरेक्टली निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है पीएटी अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक हमारा एसेट अप्रोच और एक हमारा लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच से है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। और लायबिलिटी साइड से है कैपिटल एम्प्लॉयड मीन जो पैसा लगा हुआ है, तो पैसा एक बाहर से लगा हुआ है एक अपना लगा हुआ है, तो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड। तो ये है हमारा अकाउंटिंग रेशियो का पूरा चैप्टर जिसकी रिवीजन हमने की विद ऑल फार्मूलाज एंड ऑल सिग्निफिकेंस। ये वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको अपने अकाउंटेंसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड उसको करने में काफी हेल्प मिलेगी और आप वाइवा से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल कंटेंट है उसको भी अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आगे भी ताकि आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो मिलती रहे।